गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसएसटी 10th क्लास जिसमें हम हिस्ट्री का पार्ट कर रहे हैं और हिस्ट्री के अंदर हमारा थर्ड चैप्टर जो है उसके हम फर्स्ट टॉपिक के टू सब टॉपिक्स जो है वो रीड आउट कर चुके थे। हमारा जो ये चैप्टर है वो इस विषय से जुड़ा हुआ है कि किस तरह से भूमंडलीकृत विश्व बना, कि जो विश्व है वो आपस में किस तरह से जुड़ा, अलग अलग जो कंट्रीज़ थी वो किस तरह से एक दूसरे के टच में आई। तो ये सारा जो टॉपिक्स हैं ये इसमें इन्वॉल्व रहेंगे। इसमें सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि जो आधुनिक युग है, आज का युग, इससे पहले किस तरह से चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी। तो एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें आने जाने में क्या क्या सहयोग हुआ। सबसे पहले इसमें हमने ये पढ़ा कि सिल्क रूट जो है उसने कैसी मदद की, खाने पीने की जो चीज़ें हैं, मतलब जो भोजन है हमारा, उसकी यात्रा के बारे में भी हमने इसमें पढ़ा है। और आज जो हम पढ़ेंगे फर्स्ट टॉपिक का जो थर्ड सब टॉपिक है, विजय, बीमारी और व्यापार। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह से कुछ बीमारियों के साथ अलग अलग जगहों पर विजय भी प्राप्त हुई। अलग अलग लोगों ने अलग अलग जगह पर जाकर कब्जे जमाने शुरू किए, उनको अपना उपनिवेश बनाना शुरू किया। ये सब चीज़ें हमारी इस टॉपिक में रहने वाली हैं। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। इसकी जो रीडिंग में रहेगी थर्ड सब टॉपिक की वो इस प्रकार है, विजय, बीमारी और व्यापार। 16वीं सदी में जब यूरोपीय जहाजियों ने एशिया तक का समुद्री रास्ता ढूंढ लिया तो और वे पश्चिम सागर को पार करते हुए अमेरिका तक जा पहुँचे तो पूर्व आधुनिक विश्व बहुत छोटा सा दिखने लगा। इससे पहले कई सदियों से हिंद महासागर के पानी में फलता फूलता व्यापार, तरह तरह के सामान, लोग, ज्ञान और परंपराएं एक जगह से दूसरी जगह आ रही थी। भारतीय उपमहाद्वीप इन प्रवाहों के रास्ते में एक अहम बिंदु था। पूरे नेटवर्क में इस इलाके का भी भारी महत्व था। यूरोपियों के दाखिले से यह आवाजाही और बढ़ने लगी और इन प्रवाहों की दिशा यूरोप की तरफ भी मुड़ने लगी। इसमें कहना चाहते हैं कि जो 16वीं सदी की जो शुरुआत हुई, जब यूरोपीय जो जहाजी होते थे, मतलब जहाज से यात्राएं करते थे, वो एशिया तक का जो समुद्री रास्ता था वो उन्होंने ढूंढ लिया। और इसके अलावा उन्होंने पश्चिम सागर जो था, मीन्स जो हमारी वेस्टर्न साइड थी, उसको भी पार करके अमेरिका तक पहुंच गए थे। तो अब इतने देखो, मतलब इतना एरिया उन्होंने कवर कर लिया। तो इतनी जगह कवर करने के बाद उन्हें क्या लगने लगा कि ये दुनिया तो बड़ी छोटी है, ऐसा वो सोचने लगे। और फिर क्या हुआ, फिर कई सदियों से हिंद महासागर के पानी में, मतलब बहुत सालों पहले से ही जो व्यापार था वो हिंद महासागर के रास्ते से बड़ा फूल रहा था, मतलब बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। और इस व्यापार के अंदर तरह तरह के जो लोग थे वो इधर से एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। ज्ञान और परंपराएं भी अपने साथ, ज्ञान है, रीति रिवाज वो भी लेकर जाते थे। और जिस रास्ते से वो जाते थे उसके बीच में एक मेन पॉइंट आता था, मेन जगह आती थी, वो थी भारतीय उपमहाद्वीप। तो ये जो जगह थी ये इनके आने जाने के लिए बहुत ही एक अहम बिंदु के रूप में सामने आने लग रहा था। और इसी वजह से, इन सभी चीज़ों को जोड़ने की वजह से, विश्व को जोड़ने वाले रास्तों में भारत का अहम रोल था। अगला है, अपनी खोज से पहले लाखों साल से अमेरिका का दुनिया से कोई संपर्क नहीं था। मतलब ये कहते हैं कि जब इसकी खोज हुई ना, उससे पहले लाखों साल से अमेरिका का दुनिया से कोई संपर्क नहीं था। लेकिन 16वीं सदी से उसकी विशाल भूमि और बेहिसाब फसलें व खनिज पदार्थ पर हर दिशा में जीवन का रंग बदलने लगा। यह कहना चाहते हैं कि जब तक अमेरिका की खोज नहीं हुई थी, जब तक अमेरिका की खोज नहीं की गई थी, तब तक क्या था, तब तक अमेरिका के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था और ना अमेरिका को और देशों के बारे में पता था। लेकिन जैसे ही 16वीं सदी में ये वहाँ की ज़मीन के बारे में पता चला, वहाँ के रास्तों के बारे में पता चला, फसल कैसी है वहाँ पर और वहाँ पर किस तरह के खनिज पदार्थ हैं, तो फिर क्या था, तो फिर
लोगों का जमावड़ा लगना था, अलग अलग जगह से लोग वहाँ जाने शुरू हो गए। आज के पेरू और मैक्सिको में मौजूद खानों से निकलने वाले कीमती धातुएं, खासतौर से चांदी ने भी यूरोप की संपदा को बढ़ाया। मतलब पेरू और मैक्सिको के एरिया में जो खान थी, वहाँ से जो चांदी वगैरह निकाला जाता था या जो भी मतलब प्रीसियस मेटल्स निकाली जाती थी, उससे कमाई किसने अपनी बढ़ाई? उससे अपनी कमाई यूरोप ने बढ़ाई और पश्चिम एशिया के साथ होने वाले उसके व्यापार को गति प्रदान की। अब पश्चिम एशिया के साथ उनका फिर व्यापार बढ़ने लग गया, तो इस तरह से उनके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होने लगी। 17वीं सदी के आते आते पूरे यूरोप में दक्षिण अमेरिका की धन संपदा के बारे में तरह तरह के किस्से बनने लगे। मतलब वहाँ इतना धन दौलत जमा था कि लोग कहानियाँ बनाने लगे अलग अलग तरह की। इन्हीं किंवदंतियों की बदौलत वहाँ के लोग एल डोराडो को सोने का शहर मानने लगे। तो देखो, हम ये कह सकते हैं कि दक्षिण अमेरिका के लोग किस जगह को सोने का शहर मानने लगे? वो था एल डोराडो। अब किसकी वजह से? किंवदंतियों की वजह से। किंवदंतियाँ क्या होती हैं? जो लोगों के बीच में कहावतें प्रचलित होती हैं, लोगों के बीच में जो बातें, जो कहानियाँ प्रचलित होती हैं ना, उनको कहते हैं किंवदंतियाँ। ये वाक्यांश के लिए एक शब्द करते हैं ना, जैसे हम, उसके अंदर आता है। तो यहाँ क्वेश्चन जो मेन अराइज हुआ वो क्या था? वो यही था कि दक्षिण अमेरिका के किस स्थान को या किस शहर को सोने का शहर कहा जाता था? तो सोने का शहर किसको कहा जाता था? एल डोराडो को। और उसकी खोज में बहुत सारे खोजी अभियान शुरू किए गए। अब सोने का शहर समझ के लोग चल पड़े उधर भाई। बहुत सारे लोगों ने वहाँ की यात्राएं करनी शुरू कर दी। बहुत से लोगों ने वहाँ पर खोजी अभियान चलाया कि किसी न किसी तरह हमें सोना मिलेगा और विश्व के अंदर उभरेंगे, हम अपने शहर में, अपने देश में अमीर बन जाएंगे। 16वीं सदी के मध्य तक आते आते पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं की विजय का सिलसिला शुरू हो चुका था। देखो, 16वीं सदी के जो टाइम पीरियड था ना, वहाँ पर अब पुर्तगाली और जो स्पेन की जो सेनाएं थी, उन्होंने वहाँ पर विजय करना शुरू कर दी। उन्होंने अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया, मतलब अपना गुलाम बनाना शुरू कर दिया। यूरोपीय सेनाएं केवल अपनी सैनिक ताकत के दम पर ही नहीं जीतती थी। स्पेनिश विजेताओं की सबसे शक्तिशाली हथियारों में परंपरागत किस्म का सैनिक हथियार तो कोई था ही नहीं। मतलब कहता है कि वहाँ जो ये पुर्तगाली वगैरह थे, जो स्पेनिश वगैरह थे, उन्होंने अपने कब्जे करने शुरू कर दिए। अगर यूरोपीय सेनाओं की बात की जाए तो उनके जो सैनिक थे ना, वो इतने दमदार नहीं थे, ना उनके पास इतने तेज हथियार थे। लेकिन एक चीज़ थी जिसकी वजह से उन्होंने वहाँ पर ज़्यादा जिसकी सहायता से उन्हें वहाँ पर ज़्यादा कब्जा करने में सहायता मिली, तो वो थी चेचक की बीमारी। यह हथियार तो चेचक जैसे कीटाणु थे जो स्पेनिश सैनिकों और अफसरों के साथ वहाँ जा पहुँचे थे। दिक्कत क्या थी? जो चेचक का इलाज था वो अमेरिका के लोगों के पास नहीं था। उनको नहीं पता था ये क्या बीमारी है, क्योंकि उस देश का दुनिया के अन्य देशों से कोई लेना देना नहीं था, कोई संपर्क नहीं था। अचानक से वहाँ लोग आने लग गए, रहने लग गए और उनके ऊपर हमले वगैरह भी होने लगे। और अपने साथ वो सैनिक क्या लेकर आते थे? बीमारी लेकर आते थे। अब इनके पास तो इलाज होता था, इन्हें तो पता था कि किस तरह से इलाज करना है, लेकिन उन लोगों के पास नहीं था। और वहाँ पर लाखों जो मतलब कहते हैं कि बहुत सारे लोग जो थे बड़ी संख्या में मौत के घाट उतर जाते थे। और क्या इलाज था? इलाज भी कुछ खास नहीं, रोग प्रतिरोधी क्षमता थी। क्योंकि देखो, जब कोई नई बीमारी आती है तो हमारी बॉडी उसको एकदम से एक्सेप्ट नहीं कर पाती, क्योंकि हमारे जो बॉडी के अंदर WBC होते हैं और जो प्लेटलेट्स होती हैं, मेनली तो WBC की बात करें तो वो हमारी रोग प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाती है। WBC मीन्स वाइट ब्लड कार्पोसेल्स या आप सेल्स बोलते होगे, वो जो होती हैं, तो वो क्या करती हैं? वो हमें रोग से बचाते हैं। जैसे अब कोविड-19 से ले लो, अब कोरोना वायरस जो है ये इतना आक्रामक क्यों हुआ? क्योंकि हमारी बॉडी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही। इससे लड़ने के लिए हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीबायोटिक है वो नहीं है इतने ज़्यादा। अगर वो ज़्यादा हो तो हम इसके ऊपर कवर भी कर सकते हैं, हो सकता है। तो ऐसा ही चेचक के साथ हुआ। चेचक जो यहाँ से सैनिक जाते थे वो इस बीमारी से परिचित थे। अब उनकी बॉडी जो थी वो इस बीमारी को सहन करने के लायक बन चुकी थी, क्योंकि यहाँ ये बीमारी काफ़ी सालों से थी और उन लोगों के लिए नहीं थी, तो वहाँ पर महामारी होने लगी। लाखों साल से दुनिया से अलग थलग रहने के कारण अमेरिका के लोगों के शरीर में यूरोप से आने वाली इन बीमारियों से बचने की रोग प्रतिरोधी क्षमता नहीं थी, क्योंकि वो तो इतने सालों से अलग था ना, उसका कोई संपर्क नहीं था दुनिया से। फलस्वरूप इस
फलस्वरूप इस नए स्थान पर चेचक बहुत मारक साबित हुआ। मतलब एक तरह से हथियार का काम किया, बहुत ही बड़ा हथियार, परमाणु बम भी कह सकते हो इसको। एक बार संक्रमण शुरू होने के बाद तो यह बीमारी पूरे महाद्वीप में फैल गई, जो अमेरिका महाद्वीप था उसके अंदर। जहाँ यूरोपीय लोग नहीं पहुँचते थे वहाँ के लोग भी इसके चपेट में आने लगे। मतलब जहाँ पर यूरोपीय लोग नहीं पहुँचे थे ना अभी तक, वहाँ ये बीमारी पहुँच गई थी। इस वजह से इसने पूरे के पूरे समुदायों को ख़त्म कर डाला। इस तरह घुसपैठियों की जीत का रास्ता आसान हो चला। तो अगर आपसे यहाँ पर एक ही क्वेश्चन मेन बनता है कि किस तरह चेचक की बीमारी ने या किस तरह अमेरिका पर कब्जा करने में सैनिकों की मदद की, तो हम ये आसानी से अब कर सकते हैं कि उनकी मदद करने में बीमारी जो थी वो चेचक बीमारी थी, क्योंकि जो सैनिक अन्य यूरोपीय सैनिक वहाँ जाते थे उनके अंदर चेचक की बीमारी होती थी और संक्रमण अमेरिकी लोगों के बीच में ज़्यादा फैल जाता था। अमेरिकी लोग इस बीमारी से परिचित नहीं थे, इसलिए उनका शरीर उनके शरीर में रोग प्रतिरोधी क्षमता नहीं थी इस बीमारी से लड़ने में। तो इस कारण वहाँ पर बिना किसी बड़े हथियार के ये जो बीमारी थी ये मारक साबित हुई, चेचक बीमारी जो थी, और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कब्जा किया जाने लगा। बंदूक को तो खरीद कर या छीन कर हमलावरों के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मान लो अब हमारे सामने कोई बंदूक लेके खड़ा हो गया, हम तो उसकी पिटाई भी कर सकते हैं, अभी छीन भी सकते हैं और उसी के ऊपर चला सकते हैं। लेकिन बीमारी का क्या करोगे, बीमारी तो नहीं होगी ना। अब बीमारी लेके, अब मान लो कोरोना का है, अगर हमारे सामने कोई पेशेंट खड़ा है, वो कहता है कि मुझे कोरोना है, और वो हमारे टच में आ गया ना, थोड़ा सा भी उसने हमें टच कर दिया तो हम तो गए। तो ये हथियार से भी बुरी चीज़ होती है बीमारियाँ। तो वही काम यहाँ पर हुआ, क्योंकि हमलावरों के पास उससे बचाव का तरीका भी था और उनके शरीर में रोग प्रतिरोधी क्षमता भी विकसित हो चुकी थी। क्योंकि जो ये बीमारी थी, जैसे यूरोपीय जो सैनिक थे उनके साथ थी, लेकिन उनके अंदर इसके बचाव का तरीका था, उनके अंदर रोग प्रतिरोधी क्षमता थी, लेकिन जिसके ऊपर इसका यूज़ कर रहे थे उनके अंदर ऐसा कुछ नहीं था। 19वीं सदी तक यूरोप में गरीबी और भूख का ही साम्राज्य था। शहरों में बेहिसाब भीड़ थी और बीमारियों का बोलबाला था। धार्मिक टकराव आम थे। धार्मिक असंतुष्टों को कड़ा दंड दिया जाता था। धार्मिक असंतुष्ट का मतलब ये है कि जो स्थापित विश्वास और तरीकों को, ये देखो असंतुष्ट किसे कहेंगे, जो स्थापित विश्वास और तरीकों को नहीं मानता था। मतलब जो धर्म के ठेकेदारों ने जो चीज़ें बना रखी थी ना, जो रूल रेगुलेशन बना रखे थे, जो लोग उनके ऊपर सवाल खड़ा कर देते थे उनको दंड दी जाती थी। ये यूरोप के अंदर चीज़ें ये जो चीज़ें थी ये क्या कर रही थी, ये यूरोप को एक तरह से अब खोखला करने में काम कर रही थी। इस वजह से हजारों लोग यूरोप से भागकर अमेरिका जाने लगे। अब देखो वहाँ पर गरीबी थी, भूखमरी थी, और इस वजह से लोग, और बीमारियों का बोलबाला, तो वहाँ से लोगों ने फिर भागना शुरू कर दिया, अलग अलग जगहों पर चले गए। जैसे अमेरिका है, अमेरिका में यूरोप से भागकर बहुत सारे लोग बसने लग गए। 18वीं सदी तक अमेरिका में अफ्रीका से पकड़कर लाए गए गुलामों को काम में झोंक कर यूरोपीय बाज़ारों के लिए कपास और चीनी का उत्पादन किया जाने लगा। अब देखो ज़मीन चाहिए थी, ज़मीन उन्हें मिल गई, लोगों को ज़मीन मिल गई, कहाँ पर, अमेरिका में। अब उसके ऊपर अच्छी फसल उगानी है। फसल के लिए तो भाई मज़दूर चाहिए, और मज़दूर कौन से, सस्ते वाले गुलाम हो जो एक तरह से। तो जो अफ्रीका उनके गुलाम के अंडर में था, गुलामी के करता था, वहाँ से मज़दूर लिए जाते और उनको अमेरिका में छोड़ दिया जाता। वहाँ पर फिर कपास की खेती वगैरह जो भी और अन्य काम होते थे वो करवाए जाते थे उनसे। इस तरह से फिर वो मटेरियल सारा का सारा यूरोप में लाया जाता वहाँ से, और वो यूरोप में अच्छे दाम से उसको बेचा जाता। नेक्स्ट इसमें है 18वीं शताब्दी का काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी चीन और भारत को दुनिया के सबसे धनी देशों में गिना जाता था। अब देखो 18वीं शताब्दी का जो काफ़ी टाइम पीरियड बीत चुका था, उस टाइम तक जो भारत और चीन था वो क्या था, एक बड़े धनवान देशों में आता था। एशियाई व्यापार में भी उन्हीं का दबदबा था। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि 15वीं सदी से चीन ने दूसरे देशों के साथ अपने संबंध कम शुरू कर दिए और वह दुनिया से अलग थलग पड़ने लगा। चीन की घटती भूमिका और अमेरिका के बढ़ते महत्व के चलते विश्व व्यापार का केंद्र पश्चिम की ओर खिसकने लगा। अब यूरोप ही विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था। देखो पहले तो एशिया महाद्वीप जो था व्यापार का केंद्र एशिया महाद्वीप के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो भारत और चीन जो थे वो मेन व्यापार के केंद्र माने जाते थे। लेकिन 15वीं शताब्दी के बाद चाइना के अंदर उसके कुछ आंतरिक मामले ऐसे हुए, उस देश के जो अंदरूनी मामले थे उनकी वजह से उन्होंने दूसरे देशों से अपना संपर्क करना
बंद कर लिया, और उसकी वजह से अब देखो व्यापार का केंद्र बने हुए थे एक तरह से वो, लेकिन अब वो व्यापार का केंद्र चाइना से कहाँ जाने लगा, अमेरिका की तरफ जाने लगा। अब अमेरिका का महत्व बढ़ने लग रहा था विश्व व्यापार के अंदर, और यूरोप जो है, यूरोप में वो माल ज़्यादा बिक रहा था क्योंकि यूरोपीय तो वहाँ पर कब्जा जमाए हुए थे अमेरिका के अंदर सबसे ज़्यादा, तो इस वजह से यूरोप जो है वो व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। यहाँ पर देखो एक पिक्चर दी गई है, इस पिक्चर में क्या कहा गया कि यहाँ पर गुलाम बेचे जाते थे। आज जैसे हम मार्केट में जाते हैं, मार्केट में अलग अलग सेल लगती है, जैसे कहीं पर शर्ट की सेल होती है, कहीं पर पैंट होते हैं, कहीं पर शूज़ होते हैं, तो कहीं पर सॉक्स होती हैं। तो ऐसे ही पहले आदमियों की सेल लगती थी, उसमें उनको गुलाम कहा जाता था और उनकी नीलामी की जाती थी। ये जो चित्र है ये भी यही है। एक खरीदार नीलामी के लिए कतार में खड़े गुलामों को गौर से देख रहा है। इस चित्र में 4 औरतों और लंबी टोपियां पहने 7 पुरुषों के साथ 2 बच्चे भी बिकने के लिए खड़े हैं। अच्छी कीमत पाने के लिए गुलामों को अक्सर बढ़िया कपड़े पहनाकर बाजार में लाया जाता था। अब ये कहाँ से आते थे ये गुलाम, अब क्यों बेचे जाते थे इनको? ये वो सदस्य होते थे, ये वो लोग होते थे जिनका परिवार बहुत ही गरीब होता था। मान लो कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा गरीब है और उसके 4 बच्चे हैं, तो वो क्या करता, वो बेचारा अपना गुजारा नहीं कर सकता था, वो उनका पेट नहीं भर सकता था। इस वजह से वो क्या कर देता था, उन्हें बेच देता था किसी व्यापारी को, और वो व्यापारी या तो उनका यूज़ खुद करता था या फिर उनको आगे और ऊंचे दामों में कहीं किसी मार्केट में बेच देता था। तो ऐसा सिस्टम चल रहा था। आगे है, देखो इसमें एक चर्चा करें हुए हैं, 16वीं शताब्दी में दुनिया सिकुड़ने लगी। तो इसका क्या मतलब? सिकुड़ने का मतलब क्या है बेटा, कि जो दुनिया के पहले जो विश्व था वो बहुत दूर दूर तक फैला था, आज भी फैला हुआ है, लेकिन पहले किसी का किसी के साथ कोई संपर्क नहीं था, तो ये लगता था कि दुनिया बहुत बड़ी है। लेकिन जैसे ही तो लोग आपस में जुड़ने लगे, इधर उधर यात्राएं होने लगी और आपस में व्यापार बढ़ने लगा, परंपराएं एक रीति रिवाज जो हैं उनका ट्रांसफ़र होने लगा, तो ऐसा लगा कि पूरा का बहुत ही छोटा सा ये जो धरती पर जीवन है ये छोटा सा है, ये विश्व जो दिख रहा है ये बहुत ही छोटा सा है। इसका मतलब यही है। नेक्स्ट जो सेकंड टॉपिक है बेटा वो हमारा है 19वीं शताब्दी, मतलब जो 19वीं शताब्दी थी 1815 से लेकर 1914, इसके बीच की जो चीज़ें हैं, घटनाएं हैं मेन, जो अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है मेनली, तो वो हम इसमें पढ़ेंगे। 19वीं सदी में दुनिया तेज़ी से बदलने लगी। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी कारकों ने पूरे के पूरे समाज की कायापलट कर दी और विदेश संबंधों को नए ठर्रे में डाल दिया। ढर्रे का मतलब क्या है, नए ढांचे में डाल दिया गया। अब देखो जो 19वीं शताब्दी चल रही थी वो एक दुनिया के लिए बहुत ही मतलब ये एक बदलाव का कारण बनी, क्योंकि इस टाइम पीरियड के अंदर पूरे विश्व के अंदर बहुत सारे आर्थिक बदलाव हुए, बहुत सारे सांस्कृतिक समाज के अंदर चेंजेस आए और तकनीकी कारक भी थे, मतलब नई नई तकनीकी खोज वगैरह भी इसमें बहुत इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा हुई। इन सब की वजह से जो विदेशों के साथ संबंध होते थे ना, उनका जो ढांचा था वो आज की 19वीं शताब्दी के अंदर बहुत ज़्यादा बदल चुका था। अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह की गतियों या प्रवाहों का उल्लेख किया है। मतलब जो अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिक्स हैं, जो उन्होंने ये कहा है कि जो आर्थिक विनिमय होता है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, मतलब जो पूरे विश्व के बीच में जो लेन देन होता है ना, उसकी 3 गतियाँ बताई। मतलब उसकी जो गति थी उसको तीन तरह की गति या प्रवाह का उल्लेख किया है। पहला प्रवाह क्या था? पहला ये कि पहला प्रवाह व्यापार का होता था, जो 19वीं सदी में मुख्य रूप से वस्तुओं जैसे कपड़ा या गेहूं के व्यापार तक ही सीमित था। मतलब पहला जो प्रवाह था आर्थिक विनिमय का वो क्या था? वो था व्यापार। पहला क्या था? व्यापार। इसमें क्या किया जाता था? सामान का जो था वो विनिमय किया जाता था, वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जाता था। तो अब इसमें कहता है कि मुख्य रूप से जो कपड़ा वगैरह या फिर जो सामान है उनके व्यापार तक ही सीमित था ये उस समय में। दूसरा प्रवाह क्या था? श्रम का प्रवाह। इसमें लोग काम या रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह पर जाते थे। अब देखो व्यापार, एक तो पहला जो प्रवाह था, प्रवाह का मतलब क्या होता है कि एक जो गति आने लग रही है, जो चेंजेस आने लग रहे हैं, आर्थिक स्थिति के अंदर बदलाव आ रहा है, तो वो किसी न किसी
गति की वजह से उसके अंदर जो स्पीड है वो स्पीड की बात कर रहा है। तो उस स्पीड के अंदर पहला जो प्रभाव बताया गया वो था व्यापार, क्योंकि अब देखो मुख्य रूप से जो वस्तुएं थी पहले इन्हीं के व्यापार तक सीमित थी, अब इसको बढ़ाना है ना तो इसलिए इनमें तेजी करनी होगी। दूसरा था श्रम का प्रवाह, अब लोगों को एक जगह रोजगार नहीं मिल रहा तो वो क्या करते थे, दूसरी जगहों पर जाना शुरू कर दिया, काम की तलाश के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। तीसरा प्रवाह था पूंजी का होता था, जिसे अल्प या दीर्घ अवधि के लिए दूर दराज के इलाकों में निवेश कर दिया जाता था। और तीसरा प्रवाह जो आर्थिक स्थिति को बढ़ा रहा था वो था पूंजी। पूंजी को क्या कर दिया था, जिसके पास धन दौलत होता था या मान लो किसी के पास कम है या ज़्यादा है तो वो क्या करता था, अपने पैसे को किसी दूसरी जगह पर इन्वेस्ट करता था या पैसा लगा देता था। मान लो कोई कारखाना खोलना चाहता है और किसी दूसरे के पास पैसा अच्छा, तो वो व्यापारी क्या करेगा, वो उसको दूसरे को पैसा दे देगा, कहेगा ले भाई इतने सालों तक मैं तुझे ये पैसा दे रहा हूँ, तो मेरा ब्याज देते रहना और पूंजी लौटा देना। तो ऐसे जो था ये प्रवाह बताए गए हैं। ये तीन तरह के प्रवाह एक दूसरे से जुड़े हुए थे। अब देखो एक दूसरे से जुड़ना बिल्कुल लाजमी है, कोई भी व्यापार होगा, किसी चीज़ का लेन देन हो रहा तो वहाँ काम रोजगार तो बनेंगे ही, काम तो तैयार ही होगा, तो वहाँ पर लोग जुड़ेंगे। और इन सब चीज़ों के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए, पूंजी चाहिए, तो वो भी हो गई। तो इसी वजह से इसको कहा गया कि ये तीनों जो थे एक दूसरे से जुड़े हुए थे और लोगों के जीवन को प्रभावित भी करते थे। कभी कभी इन कारकों के बीच मौजूद संबंध टूट भी जाते थे। उदाहरण के लिए वस्तुओं या पूंजी की आवाजाही के मुकाबले श्रमिकों की आवाजाही पर प्राय ज़्यादा शर्तें और बंदिशें लगाई जाती थी। मतलब जो मजदूर वगैरह होते थे ना, उनके लिए तो रूल रेगुलेशन बहुत ज़्यादा बना रखी थी, लेकिन जो व्यापार के ऊपर थी उसके ऊपर कोई ज़्यादा कानून नियम रोक टोक नहीं होती थी। फिर भी यदि हम इन तीनों प्रवाह का एक साथ अध्ययन करें तो 19वीं सदी की विश्व अर्थव्यवस्था को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब इसमें जो पहला सब टॉपिक है वो देखिए बेटा क्या कहता है। उसमें कहता है ये कि इस विषय